नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकादमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर सेकंड पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कल्याणकारी योजनाएं, उनका क्रियान्वयन और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दे। यूपीएससी ने पिछले वर्षों में जीएस क्वेश्चन पेपर 2 में यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे और इस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जाए, कुछ डायमेंशंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके और अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सही आंसर हम दे सकें और भविष्य में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको यहां से कवर किया जा सके। तो देन हमारा टॉपिक हुआ कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स। सिलेबस में अलग से इसको मेंशन किया गया है एक लाइन में और इसके कई आयाम हैं या डायमेंशन है जिन्हें हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है ये और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी है इस दिशा में कार्य करना। देन हमें इसको समझना होगा। मुख्यतः 2 डायमेंशंस के अंतर्गत इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और सेकंड, इन योजनाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, चैलेंजेस। किस प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं सरकार को फेस करनी पड़ रही हैं। क्रियान्वयन वाले पार्ट में हम देखेंगे सरकार और विभिन्न आयोग, सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कमीशंस, लास्ट में ई गवर्नेंस, ई शासन किस सीमा तक इसके क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। चुनौतियों में हम देखेंगे कि इनका रिहेबिलिटेशन या परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है और कौन से मुद्दे हैं जो वर्तमान में चुनौतियों के रूप में इन योजनाओं के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। तो देन इस टॉपिक को आप इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हो समझने के लिए। कल्याणकारी योजनाएं भारत में केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। चूंकि भारत का संविधान सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य और कर्तव्य निर्धारित करता है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, समाजवादी राज्य बनाना है और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, सबसे कमजोर वर्ग या सुवेद्य वर्ग जो होता है उसको टारगेट करना। तो वल्नरेबल जो सेक्शन है या सुवेद्य वर्ग, इसमें महिलाएं, चाहे वो विधवा महिलाएं या असहाय महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां, 14 वर्ष या उससे कम उम्र तक के बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदाय, इन कैटेगरीज को भारत में वल्नरेबल सेक्शन या सुवेद्य वर्ग कहा जाता है। इन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को संचालित करने का विधान हमारे संविधान में और हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा किया गया है। ये इसका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है जो आपको समझना है। अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आज़ादी से लेकर के वर्तमान समय तक केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा इतनी अधिक योजनाएं संचालित की गई हैं ताकि इन वर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को कवर किया जा सके और इन्हें जीवन की मुख्य धारा में शामिल कर उनके कल्याण का कार्य और अधिक सुगम किया जा सके। तो इसका क्रियान्वयन जो पक्ष है वो इसी से जुड़ा हुआ है। सरकारों के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए गए। इन आयोगों ने सरकार को अपनी सिफारिशें दी कि इन योजनाओं को कैसे बनाया जाए,
इन योजनाओं को कैसे एक संबंधित वर्ग तक पहुंचाया जाए जिससे उस वर्ग का उत्थान हो सके। तो ऐसे विभिन्न आयोगों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय महिला आयोग, बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और निःशक्त जन विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग। इतने कमीशन भारत में हमने इन सभी कमजोर वर्गों के हेतु सुझाव देने के लिए गठित किए। तो इन आयोगों की स्थापना के बाद अब जो महसूस किया जा रहा है वर्तमान में वो ये कि इन आयोगों की जो कार्य प्रणाली है उसमें अब कहीं ना कहीं टकराव होता है, क्लैश होता है और इनका क्षेत्राधिकार भी अब एक दूसरे को प्रभावित करने लगा है। तो ऐसी स्थिति माना जा रहा है कि इन सभी आयोगों को समाप्त करके एक कॉमन आयोग बना दिया जाए। उस आयोग में इन सभी को विलय करके, मर्ज करके और इसके कार्य क्षेत्र को व्यापक बना दिया जाए। तो ऐसा एक सुझाव भारत सरकार के समक्ष लंबित है। सरकार को इस मामले में निर्णय लेना है। तो आपको ये पता करना है कि आखिर इन सभी आयोगों को समाप्त करके एक व्यापक आयोग बनाए जाने की जो आवश्यकता है क्यों और किन परिस्थितियों में महसूस की गई। इसके दो क्लू पॉइंट्स हैं। एक तो इनके क्षेत्राधिकार में अब टकराव हो रहा है और दूसरा इनके कार्य आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं, यानी कार्यों में कहीं ना कहीं दोहराव आ रहा है। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी वैसा ही कहता है। तो देन जब एक ही कार्य को एक तरीके से किया जा सकता है तो उसके लिए दो या दो से अधिक आयोग क्यों बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इन सभी आयोगों को मेंटेन करने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें राष्ट्र पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, फिर आपको इसमें एक पॉइंट ये पता करना है कि अगर एक व्यापक आयोग बनाया जाता है तो उस व्यापक आयोग का दायरा किस प्रकार निश्चित किया जाएगा। क्या उस एक आयोग पर कार्य क्षेत्र का भार नहीं बढ़ जाएगा। तो आपको सजेशन देना है कि अगर मान लीजिए एक आयोग बना दिया गया तो उस एक आयोग के द्वारा इन सभी कार्यों को कैसे किया जाएगा, उसकी फंक्शनिंग कैसे निर्धारित की जाएगी, उसको हमें मेन पावर कैसे प्रोवाइड करनी है, उसका ज्यूरिसडिक्शन कैसे निर्धारित किया जाएगा, उस आयोग के अधीन पूरे भारतवर्ष में एजेंसियां किस तरीके से कोऑपरेट करेंगी। ठीक है, तो एक तो क्रियान्वयन संबंधी ये पक्ष है, क्योंकि इन्हीं आयोगों की सिफारिश के अनुसार भारत और राज्य की सरकारें इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न वर्गों के लिए संचालित करती हैं और ये आयोग इन योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, इनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को भारत और राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं, फिर सरकार उसमें कुछ सुधार करती है। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है इन कल्याणकारी योजनाओं का कि इन योजनाओं के द्वारा समाज के इन सुवेद्य वर्गों को, वल्नरेबल सेक्शंस को जो भी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो शिक्षा की सुविधा है या निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधा है, पेयजल सुविधा प्रदान की गई है, आवास की सुविधा सीमित रूप में दी गई है और बुनियादी सुविधाएं राशनिंग के माध्यम से इनको प्रदान की जाती हैं। कई प्रकार की सुविधाएं जैसे पेंशन स्कीम्स ओल्ड एज में और कुछ विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इतनी सुविधाएं सरकार प्रदान करती है, तब फिर एक सवाल पैदा होता है कि इन वर्गों का उत्थान अब तक हो जाना चाहिए था। आज़ादी से लेकर के अब तक एक बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, तो देन इन वर्गों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया है। इनकी स्थिति में मामूली सा ही सुधार अभी तक हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्रियान्वयन के स्तर पर कहीं ना कहीं हमसे इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, हमसे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए रास्ता निकाला गया है कि ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रशासन और उसकी नीतियों और योजनाओं को लागू किया जाए। तो ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है, ई गवर्नेंस अगर हम इन योजनाओं में लागू करते हैं तो उससे क्या होगा। एक तो करप्शन कम हो जाएगा निश्चित रूप से। जहां कार्य पूरी तरह से मैनुअल होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाएगा तो उसका एक एग्जैक्ट डेटा रखा जाएगा, उसे निचले स्तर से लेकर के टॉप लेवल के स्तर तक उसको जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में उसका डेटा अवेलेबल है, तो उसमें कोई मिस्टेक उसमें नहीं हो सकती। दूसरा, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में और निर्णयों को लागू करने में जो देरी होती थी उस देरी को अब दूर किया जा सकता है। और संसाधनों का जो वेस्टेज होता था
वेस्टेज किस रूप में होता था, इन वर्गों की पहचान के लिए फिजिकल सर्वे करना होता है, तो इतने सारे कर्मचारी अधिकारी ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो एक बार हमको डेटा मिल जाएगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको सेव कर लेंगे और फिर जो वेस्टेज होता है पेपर वर्क के रूप में या अधिकारियों के ट्रांसपोर्ट खर्चे के रूप में, उसे एक समय के बाद रोक दिया जाएगा और वो जो पैसा और संसाधन बचेंगे उसे हम इन वर्गों के कल्याण के लिए खर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ई शासन इन कल्याणकारी योजनाओं को सुगम बना सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त बना सकता है, इन वर्गों तक आसानी से पहुंच प्रदान कर सकता है। इस संदर्भ में आपको एक अच्छा खासा नोट यहां पर तैयार करना है, ठीक है। तो कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित दो एस्पेक्ट आपको यहां पर डिस्कस करने हैं, क्योंकि सरकार के सामने यही प्रमुख डिस्कशन अभी चल रहा है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि इन योजनाओं को लागू करने के दौरान विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, चैलेंजेस उपस्थित हुए हैं। तो ये कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनौतियों के रूप में हमारे सामने उभरे हैं। उदाहरण के रूप में, इन योजनाओं के द्वारा अगर हम समाज के इन कमजोर वर्गों को खाद्यान्न प्रदान करते हैं, चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो देन इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जीवन भर हम इन वर्गों को सरकार के ऊपर निर्भर बनाना चाहते हैं, यानी सरकार के ऊपर एक आश्रित वर्ग के रूप में ये जीवित रहेंगे, और यह अच्छा नहीं है, क्योंकि इन वर्गों के परमानेंट सेटलमेंट के लिए, स्थायी कल्याण के लिए आवश्यक है कि इनका रिहेबिलिटेशन हो, यानी इन वर्गों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, इनके हाथों में आर्थिक संसाधन आने चाहिए। यानी एक समय के बाद सरकार को अपने ऐसे असिस्टेंस को हटाना है और इन वर्गों को इस समाज में लड़ने के लिए, अपनी पैरों पर खड़ा होने के लिए कैपेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सरकार समाज में कुछ वर्गों को लोन प्रदान करती है, वित्त प्रदान करती है, अन्य संसाधन देती है, तकनीकी सहायता, जमीन खरीदने की सुविधा प्रदान करती है। तो उससे व्यक्ति एक बिजनेस शुरू करता है और उस बिजनेस से वह व्यक्ति पूरी तरह से एबल्ड पर्सन बन जाता है और वो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देता है। लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से एक व्यक्ति केवल जीवित रह सकता है, अपने जीवन को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो एक बेहतर और परिपक्व स्थिति में नहीं पहुंच सकता। यानी अब यह भी माना जा रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से जहां एक तरफ हम समाज के इन कमजोर वर्गों को सिंपली जीवित रख पाने में सफल हो पा रहे हैं बहुत मुश्किल से, वहीं दूसरी तरफ हम इन्हें विभिन्न प्रकार के विकासात्मक अवसरों से वंचित कर रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इन योजनाओं का एक टारगेट ये होना चाहिए कि इन वर्गों को हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना है, इनके हाथों में किसी बिजनेस को देना है जिससे ये लोग उद्यमी बन सकें और आगे जाकर के ये किसी और को रोजगार दे सकें। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने अब इस मुद्दे के रूप में उभर करके आया है कि इन योजनाओं से क्या हम सैकड़ों साल तक और आगे या हजारों साल तक इन वर्गों को इसी तरीके से जिलाना चाहते हैं या फिर इनका परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। दूसरा चैलेंज ये आया है कि सरकार जहां एक तरफ इन वर्गों को शिक्षा दे रही है, फ्री निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क खाद्यान्न इनको प्रदान किया जाता है, बहुत कम कीमत इन वर्गों से ली जाती है। तो ऐसा लगता है कि अब इन वर्गों को एक राष्ट्रीय प्रोटेक्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा मिल गई है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। देश में जो अन्य मुद्दे उभर करके आए, जो अन्य समस्याएं हैं देश के समक्ष, क्या उनका प्रभाव इन वर्गों पर पड़ता है? अगर ये वर्ग भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं तब एक कल्याणकारी योजना उतनी ज्यादा सकारात्मक रूप में लाभान्वित नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, अगर देश में मुद्रास्फीति, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, सभी क्षेत्रों में महंगाई दर अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से इन वर्गों को भी इससे प्रभावित होना होगा, क्योंकि इन वर्गों को एक सीमा तक हम सुविधाएं दे सकते हैं, बाकी जीवन की बहुत बड़ी सुविधाएं इनको अपने पैसे से, अपने संसाधनों से अर्जित करनी होती हैं। और अगर महंगाई दर बहुत अधिक है तो इनके पास जो थोड़े बहुत संसाधन है, वे थोड़े बहुत संसाधन उस महंगाई दर से लड़ने में इनके लिए पर्याप्त नहीं होते। तो महंगाई दर को सरकार को इन योजनाओं के साथ समाहित करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज वर्तमान में बना हुआ है। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास परमानेंट कोई जॉब नहीं है, यानी लोगों को टेम्परेरी बेसिस पर रोजगार मिला हुआ है, सीजनल, वर्ष के कुछ महीनों में या कुछ दिन के लिए उनको रोजगार मिलता है।
तो जब ऐसे व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार के माध्यम से जो संसाधन आते हैं, जो इनकम आती है, वो इन वर्गों के पास नहीं है, तो सरकार कितनी ही योजनाएं चलाए फिर भी जीवन के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, संसाधन की आवश्यकता होती है। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या इस देश में है जो इन वल्नरेबल सेक्शन को प्रभावित करती है। तो सरकार की ये जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के सामने मुख्य चुनौती है कि देश में महंगाई दर, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, जिससे ये वर्ग अपने कम संसाधनों के साथ बेहतर जीवन यापन कर सकें। और दूसरा, भारत में रोजगार की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को पूरे वर्ष में नहीं तो कम से कम अल्प रोजगार हम प्रदान कर सकें, जिससे इन वर्गों के पास पर्याप्त संसाधन इकट्ठे हो सकें और उन संसाधनों के बल पर ये अपने जीवन के उन हिस्सों की पूर्ति कर सकें जिन हिस्सों के लिए सरकार इन योजनाओं से इनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दे पाती है। तो ये वर्तमान में कल्याणकारी योजनाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। तो इस टॉपिक को आप इसी तरीके से कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करने के बाद आप देखेंगे कि पिछले वर्षों के क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे और आगे भविष्य में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वेलफेयर स्कीम्स के अप्रोच और डायरेक्शन को लेकर सवाल आएंगे तो डेफिनेटली आप उस मामले में किसी प्रकार का स्टैंड फिर ले पाएंगे। जितने भी कमीशन से आए हुए हैं हम इनको आगे भी इनकी फंक्शनिंग को लेकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।